हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 8 और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये आपके चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। और पिछली क्लास में, क्लास नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, और उसके अलावा बिज़नेस एनवायरनमेंट्स के जो फीचर्स होते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेसिकली, उसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप क्लास नंबर 7 में देख सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, ठीक है। बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी फैक्टर्स जो बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं, उन सारे फैक्टर्स जो बिज़नेस के चारों तरफ बिज़नेस को घेरे हुए होते हैं, चारों तरफ से सराउंडिंग होते हैं बिज़नेस के, ठीक है। तो वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो बिज़नेस इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे चारों तरफ, अगर हम बाहर कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे चारों तरफ आप देखते हो क्लाइमेट, सोइल, पीपल्स, एनिमल्स, ये सारे लोग हमारे सराउंडिंग में होते हैं, तो ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। इसी तरीके से जो बिज़नेस से जुड़े हुए फैक्टर्स होते हैं, जो बिज़नेस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, बिज़नेस को घेरे हुए होते हैं, वो बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाते हैं। जैसे बिज़नेस को चारों तरफ से किसने घेरा होता है? इन्वेस्टर्स कनेक्टेड होते हैं बिज़नेस से, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिटिकल, लीगल, जो लीगल आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लीगल चेंजेस होते हैं, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बिज़नेस का इन्वायरमेंट कहलाती हैं। बिज़नेस के इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं, जिसे हम बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब ये तो आपको पता है कि जो ये जितने भी फैक्टर्स के मैंने नाम लिए, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये क्या होते हैं? ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। ये डे बाय डे और टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लॉज में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अभी आपने लॉकडाउन के बारे में सुना था, लॉकडाउन देखा था आपने, तो इसमें कितना बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। तो जितने भी बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, देखिए ध्यान से, कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के जितने जो भी फोर्सेज होते हैं, जितने भी फोर्सेज होते हैं, ठीक है, मैंने पिछली लास्ट क्लास में बताया था 2 तरह के फोर्सेज होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के फोर्सेज होते हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, ठीक है। तो जितने भी ये फोर्सेज होते हैं, इनका हमारे बिज़नेस के ऊपर अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई कस्टमर आपकी दुकान से जुड़ा हुआ है, कल को टूट जाए, आपकी दुकान से सामान ना खरीदे, कुछ भी हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? बिज़नेस के ऊपर। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, उससे अपने आप को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जितने भी ये फोर्सेस होते हैं, जनरल हों चाहे स्पेसिफिक हों, उनको हमें क्या करना होता है? हमें स्कैनिंग करनी होती है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो फोर्सेस होते हैं, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में होते हैं, हमें उन फोर्सेस की क्या करनी होती है? स्कैनिंग करनी होती है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कस्टमर की, आपके कॉम्पिटिटर्स की, मार्केट फ्लक्चुएशंस की, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, या टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मार्केट में होने वाले जितने भी जो चेंजेस हैं, ठीक है, चाहे वो कस्टमर के पार्ट पर चेंज हो रहा हो, चाहे इन्वेस्टर के पार्ट पर चेंज हो रहा हो, जो भी आपके मार्केट में फोर्सेज हैं और वो फोर्सेज जो आपके बिज़नेस में इम्पैक्ट डालने वाले हैं, उन फोर्सेज के बारे में हमें स्कैनिंग करनी चाहिए। हमें उनके बारे में पता करते रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा नया कॉम्पिटिटर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बिज़नेस में जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है वो निकालने वाला हो, कस्टमर की क्या कंडीशन चल रही है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस चल रही है। तो इसे हम बोलते हैं स्कैनिंग करना। स्कैनिंग का बेसिकली मतलब होता है जांच पड़ताल करना, मतलब एनालिसिस करना, कि जितने भी फोर्सेस हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट में, उनको एनालिसिस करना। अब बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस हैं, जब हम उन्हें एनालिसिस करते हैं, तो उसको एनालिसिस करने से, मतलब बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से, बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं, बिज़नेस के आसपास जो फोर्सेस होते हैं, उनका एनालिसिस करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस कहलाती हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। जैसा पहला है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी की है, अपने आसपास चारों तरफ आपने बिल्कुल निगरानी रखी हुई है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया कुछ आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है? आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में सबसे पहली जो छोटी फ्यूल एफिशिएंट, मतलब जो कम तेल कंज्यूम करती है, वो गाड़ी सबसे पहले मारुति ने बनाई थी, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ,
देखिए ये गाड़ी तो आपने देखी होगी, दैट इज़ मारुति 800, जो सबसे पहली हमारी इंडियन कार थी जो हमारी इंडियन मार्केट में आई थी, और जिसका जो ऑयल का कंजम्पशन था, जो फ्यूल का कंजम्पशन था, वो सबसे कम था, और प्लस इसका प्राइस भी बहुत कम था। इसका प्राइस बहुत लो था बाकी गाड़ियों के मुकाबले। इसके अलावा बाकी लग्जरीज गाड़ियाँ उसकी यूज़ होती थी, लेकिन सबसे किफ़ायती, सबसे छोटी और कम फ्यूल कंजम्पशन करने वाली जो गाड़ी थी वो मारुति ने प्रोड्यूस की थी। और उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो कस्टमर चाह रहा था कि भाई उसे कोई ऐसी गाड़ी मिले जो कि क्या हो, कि अच्छी गाड़ी मिले, जिससे उसका जो ऑयल के ऊपर, जो पेट्रोल के ऊपर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हो, और उसको गाड़ी कम प्राइस में भी एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जो उसके अपने बजट में हो। तो मारुति ने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा, एनालिसिस किया, और उसने सबसे आगे बढ़ के इसका फ़ायदा उठाया। तो मारुति मारुति सुजुकी कंपनी थी, उसने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी का आगे बढ़ के फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसने उस समय पर बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रखी थी, बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में उसने जांच पड़ताल कर रखी थी, बिज़नेस इन्वायरमेंट को देख रखा था कि बिज़नेस इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। तो मारुति सुजुकी के ही फिर कंपटीशन में और लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ निकाली, जैसे Hyundai ने भी फिर सेंट्रो गाड़ी निकाली, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो मारुति सुजुकी के जो कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने भी मारुति सुजुकी कंपनी की तरह छोटी छोटी गाड़ियों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी मारुति सुजुकी कंपनी की जो सेल है, जो छोटी गाड़ियों की सेल है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेल है, क्योंकि इन्होंने उस समय पर जब गाड़ियों का प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो आज भी उनकी कॉस्ट, जो मारुति सुजुकी कंपनी को कॉस्ट पड़ती है, वो बहुत कम पड़ती है, क्योंकि उस समय से मारुति सुजुकी कंपनी प्रोडक्शन करती आ रही है। तो आज भी इन गाड़ियों के, जो मारुति सुजुकी कंपनी की जो आपकी गाड़ियाँ देखते हैं, आप अल्टो गाड़ी देखते हैं, ठीक है, सिलेरियो गाड़ी देखते हैं, तो उनके प्राइस और गाड़ियों के मुकाबले जो छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं बहुत सस्ते में मिल जाती हैं कंज्यूमर को, और वो कंज्यूमर अपने बजट में इनको खरीद पाता है। तो मारुति सुजुकी कंपनी ने क्या किया, बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया अपने समय में, और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया अपनी, और आगे बढ़ के उसका फ़ायदा लिया। अगला है, इट हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करने से, फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करने से हमें थ्रेट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। थ्रेट का मतलब होता है कि जो हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बड़ा एक हमारा वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर थ्रेट का मतलब मुझे आपको बताना है कि जैसे फ़्लिपकार्ट के कंपटीशन में, जब ये फ़्लिपकार्ट हमारे इंडिया में शुरू हुआ था, तो इसके कंपटीशन में एक इंटरनेशनल ब्रांड हमारे इंडिया में आने वाला था, जिसका नाम था अमेज़ॉन। तो ये जो अमेज़ॉन कंपनी थी, ये फ़्लिपकार्ट वालों के लिए एक थ्रेट था, क्योंकि ये इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी क्या थी, हमारे इंडिया में आने वाली थी। तो अमेज़ॉन को, तो फ्लिपकार्ट को लगा कि जब अमेज़ॉन हमारे इंडिया में आएगी, तो हो सकता है कि फ़्लिपकार्ट वालों का जो बिज़नेस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये फ्लिपकार्ट वालों के लिए थ्रेट था। तो बेसिकली जो थ्रेट होता है ना, वो क्या करता है, इट इज़ रेफर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड, जो आपके बिज़नेस के परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। तो थ्रेट बेसिकली क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, आप ये कह सकते हैं कि खतरा, मतलब ये जो एक्सटर्नल ट्रेंड होता है, जो आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे खतरा बन सकता है, आपके बिज़नेस को गिरा सकता है। तो इसके लिए जो बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारी क्या हेल्प करता है, इसके लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है। ये हमें ना वार्निंग सिग्नल दे देता है। अगर हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रखी होगी, फोर्सेस का एनालिसिस किया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इंटरनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आने वाली है। अगर जो इंटरनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में आने वाली है, या जो भी कॉम्पिटिटर हमारे बिज़नेस के साथ आने वाला है, उसका हमें पहले से सिग्नल मिल जाएगा, और उस कॉम्पिटिटर की वजह से जो हमारे बिज़नेस को थ्रेट मिलने वाला है, जो हमारे बिज़नेस को जो परफॉर्मेंस को हिंड्रेंस मिलने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे अमेज़ॉन हमारे इंडिया में आया, तो फ्लिपकार्ट ने भी जो अमेज़ॉन ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू किया, डोर टू डोर सर्विसेज हो गया, एक्सचेंज सिस्टम हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो वो भी फ्लिपकार्ट ने देना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के फोर्सेस जो हैं, उनके एनालिसिस करने से हमें मार्केट में होने वाले चेंजेस का पहले से ही पता चल जाता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल के केस में। और प्लस उस अर्ली वार्निंग सिग्नल के केस में जो थ्रेट्स पैदा होता है, जो
कंपटीशन पे आने वाला होता है, उस थ्रेट को हम ध्यान में रखकर, उस थ्रेट्स को ध्यान में रखकर उस थ्रेट को दूर करने के लिए जो बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिज़नेस में प्राइस में चेंजेस, अपने फीचर्स में चेंजेस, क्वालिटी में चेंजेस, या जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं और अपने बिज़नेस को सेव कर सकते हैं। अगला है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि बिज़नेस में जब भी हमें लगता है कि कोई भी ऐसे चेंजेस आने वाले हैं बिज़नेस में, जैसे आपके थ्रेट की वजह से चेंजेस आ गया, जैसे कोई कॉम्पिटिटर आ गया आपके बिज़नेस के पैरेलल, कोई बाहर से कोई कंपनी आ गई, या इंडिया में ही कोई कंपनी आपके कंपटीशन में आ गई, तो उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को स्कैन करने से, फोर्सेस का एनालिसिस करने से हमें अपनी प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है। जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे, वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही हमें उसका अंदाज़ा लग चुका होता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब यही होता है कि पहले से ही हमें पता चल जाता है कि क्या कॉम्पिटिशन आने वाला है, तो हम उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आसानी से। हमारी प्लानिंग में हमारी करने में मदद करता है, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग होती है वो प्लानिंग करने में मदद करता है, और प्लस हमें जो आगे चल के डिसीजन लेने हैं उसमें भी हमें हेल्प मिल जाती है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग क्या करती है? इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग। बिज़नेस में जो भी आपको प्लानिंग करनी है उसमें मदद मिल जाती है। और अगर हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग नहीं करी, मान लो कोई कॉम्पिटिटर आ गया आपके बिज़नेस के, मान लो फ्लिपकार्ट वालों को ये पता नहीं चला कि अमेज़ॉन आने वाला है, और अमेज़ॉन आ गया और उसको आए हुए कम से कम 6 महीने हो गए, तो उसने जो यहाँ आके अपना सेटअप तैयार किया होगा, बिज़नेस खड़ा किया होगा, अब आप अपने बिज़नेस में जो चेंजेस लाओगे, उन चेंजेस के लिए जो प्लानिंग करोगे, वो प्लानिंग बहुत आसान नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम बहुत बीत गया है। हो सकता है कि उसने मार्केट में अपनी इतनी पकड़ कर ली हो अमेज़ॉन ने कि अब आपको कस्टमर को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा हो। तो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल यू कैन असिस्ट योर प्लानिंग। मतलब आप अपनी प्लानिंग को बना सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट आपको असिस्टिंग मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट आपको मदद करेगा प्लानिंग करने में, और प्लस आपकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। उसके बाद है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। मार्केट में जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बदलते रहते हैं। मतलब जो चेंजेस होते हैं उसका हमारे बिज़नेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको एक इमेज के ज़रिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, कितने ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस के ऊपर सडनली चेंजेस होने की वजह से बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, आज के समय का जो मॉडर्न बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। आप जिस चीज़ जो बिज़नेस शुरू करेंगे उसके जैसे बहुत मल्टीपल बिज़नेस हैं, बहुत मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स में। जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसके जैसे सिमिलरिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिज़नेस है, मतलब बाहर के कंपनी भी हमारे इंडिया में आके सामान बेचती हैं। कस्टमर का जो चेंज है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो बदलता रहता है। कंपटीशन बहुत हाई रहता है, इंटेंस कंपटीशन रहता है। बल्क साइज़ ऑफ बिज़नेस, बड़े बड़े बिज़नेस हैं, हम आपके बिज़नेस के साथ साथ और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं जो लार्ज साइज़ में हैं, लार्ज स्केल में हैं। इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कंट्री में अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आने लग गई हैं। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हर किसी का अपना जो प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचाने का जो चैनल है वो अलग अलग है। कोई डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाता है, कोई होलसेलर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कोई ऑनलाइन इस्तेमाल करता है। तो जो आज के टाइम में मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये जो जितने भी आप ये पॉइंट्स देख रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, चेंज ऑफ कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आज के समय में बिज़नेस इन्वायरमेंट में आए हुए हैं और ये बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया होगा, उसके फोर्सेस को स्टडी किया होगा, तो ये सारे फैक्टर आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट तो डालेंगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा हावी नहीं होगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। आप इन इम्पैक्ट्स को आसानी से झेल सकते हो, इनको कोप अप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके जो रैपिडली फैक्टर्स हैं, जो चेंजेस वाले जितने भी ये मैंने बताए हैं आपके, इन सब चेंजेस की वजह से, इन सब की वजह से जो भी आपके मार्केट में चेंजेस आएगा, आपके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यू कैन कोप इट। आप उसको आसानी से उसको झेल सकते हो, उसके ऊपर अपने आप को कवर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस को चलाने के लिए ना हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो एक बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
ठीक है। इन सारे रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज आपको तभी मिल पाएंगे, ये रिसोर्सेज आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इनको ध्यान से स्टडी करोगे। ठीक है, आपको फाइनेंसर मिलेगा, इन्वेस्टर्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलेगी, आपको रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा। तो ये जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको रिसोर्सेज का आइडिया लग जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको मैन पावर चाहिए, आपको मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, आपको मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, आपको सप्लायर चाहिए, ये सप्लायर की इमेज है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर चाहिए होंगे जो बिज़नेस में आपके पैसा लगाएंगे, दैट इज़ द इमेज ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, ये इन्वेस्टर की इमेज हो गई। ये गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा बिज़नेस चलाने के लिए। ये सप्लायर हो गया जो आपको माल सप्लाई करेगा। मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी आपको बिज़नेस चलाने के लिए, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी ये रिसोर्सेज हैं बिज़नेस में, अगर आप इनको अच्छे से एनालिसिस करोगे कि मटेरियल कहाँ से सस्ता मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, तो एक अच्छे बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से, अच्छी तरीके से स्कैन करने से इन सारे के सारे रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करने से हम अपने बिज़नेस के ऊपर इनका इम्पैक्ट कम पड़ने दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा, आपने मैन पावर आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर में उठा लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उससे क्या होगा कि आपके बिज़नेस की जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा आ जाएगी। और जिसने बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया होगा और इन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे में एफिशिएंटली लिया होगा, उसका प्रोडक्ट का प्राइस आपके प्राइस से कम होगा, और फिर वही कंपटीशन की वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा या आपका बिज़नेस इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट में जो मैं बताना चाह रहा था, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बिज़नेस में रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिज़नेस सही तरीके से चल पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे, इन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में, तो जैसा कि ऊपर दिए हुए पॉइंट हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी हो गया या फिर आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स हो गया, ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, अगर हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखते हैं, थ्रेट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है, हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको टैप कर सकते हैं, यूज़फुल रिसोर्सेज को, ठीक है, उनका इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम अपने बिज़नेस में अच्छे से प्लानिंग और पॉलिसी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी। अगर हम मार्केट में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो भी हमारे लिए थ्रेट्स पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव होती रहेगी। क्योंकि मार्केट में होने वाले चेंजेस को हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी करके उनको आसानी से समझ लिया होगा, जिससे हम अपने बिज़नेस को आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, उसका आपने ध्यान नहीं रखा, अगर कोई आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, उसका आपने ध्यान नहीं रखा, मार्केट में टेक्नोलॉजिकल और फैशन में या कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, उसका आपने ध्यान नहीं रखा, तो उससे क्या होगा कि आप अपने बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं बना पाएंगे। और जो आपके साथ में जो और बिज़नेस हैं जिन्होंने बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी की होगी, मार्केट का ध्यान रखा होगा चेंजेस का, वो क्या होंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उनसे बेहतर नहीं हो पाएगी और आप एक बैकवर्डनेस सिचुएशन में चले जाएंगे। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से, बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस होते हैं उनको एनालिसिस करने से ये हमें फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंस हमें मिलती हैं, इन सब का हमें एडवांटेजेस मिलता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के लिए ये बिज़नेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस थी जो हमने स्टडी की। आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.